Hello students, Civil Engineering 4th semester, Mechanical Engineering 4th semester and Electrical Engineering 4th semester। शायद ये 44वां या 45वां लेक्चर है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन का आपकी एक यूनिट वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन बचा हुआ है, उसका एक क्वेश्चन मैंने कल करवाया था। आप दूसरा क्वेश्चन आप नोट करिए। ईसीबीसी, कल आपने पढ़ा था कि ईसीबीसी यानी एनर्जी कंजर्वेशन एंड बिल्डिंग कोड 2007 क्या है। आज हम पढ़ते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 अर्थात संशोधित कोड क्या है और इससे क्या लाभ है। यानी ईसीबीसी जो 2007 में लागू किया गया था उसका संशोधित रूप 2017 में जून में आया। बदलते हुए जलवायु, देश काल परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थिति और वैश्विक पर्यावरणीय दबाव के कारण इसमें संशोधन करना पड़ा। तो एनर्जी कंजर्वेशन एंड बिल्डिंग कोड का जो संशोधित रूप है वो है 2017 का। तो उसका आंसर देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें 3 ही 4 क्वेश्चन बनते हैं तो एक आना है इसमें से। तो आप प्लीज़ नोट करिए, 27 मई 2007 में जारी ईसीबीसी कोड यानी एनर्जी कंजर्वेशन एंड बिल्डिंग कोड में जून 2017 को संशोधन किया गया। संशोधित ईसीबीसी कोड के अनुसार देश भर में नई व्यावसायिक इमारतों के निर्माण के लिए ऊर्जा प्रदर्शन मानकों को नए सिरे से निर्धारित किया गया है। संशोधित कोड के अनुसार अक्षय ऊर्जा को शामिल करने संबंधी प्रावधान एवं एचएवीसी अर्थात हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यहाँ आप जरा सा समझ लीजिए कि अक्षय ऊर्जा क्या हुआ, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है, यहाँ पे अक्षय ऊर्जा का मतलब हुआ सोलर पावर। आपने देखा होगा अपना कॉलेज भी जो बना है, और हमारा ही नहीं जितने भी कॉलेजेस बने हैं उनमें भी आपने देखा होगा कि इतने परसेंट, एक फिक्स परसेंटेज है कि हम इतना परसेंट सोलर पावर से चलाएंगे और इतना परसेंट हम इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई को यूज़ करेंगे, बिजली का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरीके से 2017 में ये जो ईसीबीसी आया है इसमें सुनिश्चित कर दिया गया है कि आपको सोलर पावर यूज़ करनी ही करनी है। और सोलर पावर क्या है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तो और हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, वही यहाँ कहा जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईसीबीसी 2017 के सफल अनुपालन से, यानी सक्सेसफुली अगर इसका एग्जीक्यूशन कर दिया गया और इसको लोग मानने लगते हैं, तो वर्ष 2030 तक 300 अरब यूनिट बिजली की बचत तो होगी ही। एक वर्ष में, ये अंडरलाइन करिए आप, एक वर्ष में 2030 तक 300 अरब यूनिट की बचत होगी अक्षय ऊर्जा का स्रोत प्रयोग करने से, जितना उसमें गाइडलाइन में दिया गया है। तो 2030 तक 300 अरब यूनिट बिजली की बचत तो होगी ही। एक वर्ष में 15 गीगावाट, इसको अंडरलाइन करिए, 15 गीगावाट से अधिक ऊर्जा की मांग में कमी आएगी। यहाँ ऊर्जा की मांग का मतलब हो गया विद्युत ऊर्जा की। आप इसमें जुड़िए कि 15 गीगावाट से अधिक विद्युत ऊर्जा की मांग में कमी आएगी। यहाँ एक शब्द जुड़िए, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की मांग में कमी आएगी। इससे अंडरलाइन करते जाइए प्लीज, इससे 3500 करोड़ रुपयों की बचत होगी। साथ ही 250 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट डेटा है, फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रही हूँ, आपने अगर छूट गया हो तो फिर से लिखिए।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईसीबीसी 2017 के सफल अनुपालन से 2030 तक 300 अरब यूनिट बिजली की बचत तो होगी ही, एक वर्ष में 15 गीगावाट से अधिक विद्युत ऊर्जा की मांग में कमी आएगी। इससे 3300 करोड़ रुपयों की बचत होगी। साथ ही 250 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। यानी एक ओर हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा, दूसरी ओर हमारी विद्युत ऊर्जा की बचत होगी, और उसके बचत होने से हमारे धन की बचत होगी, और इकोलॉजी हमारी बैलेंस्ड रहेगी, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन रहेगा। पैराग्राफ चेंज करिए। इस संशोधित कोड में शहरी विकास मंत्रालय, स्थानीय निकायों तथा सीपीडब्ल्यूडी को सहभागी तथा हितधारक बनाया गया है। आगे लिखिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को इस कोड का सफलतापूर्वक अनुपालन करने में इन निकायों का बड़ा योगदान है। मतलब ये कहा जा रहा है कि ईसीबीसी 2017 जो नया संशोधित कोड आया है, इसमें बिना शहरी विकास मंत्रालय के योगदान के ये संभव ही नहीं था इसका एग्जीक्यूशन। इसलिए इसमें शहरी विकास मंत्रालय को इससे जोड़ दिया गया। यानी शहरी विकास मंत्रालय का काम क्या है? शहरों का विकास करना। जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनती हैं उन पे उनकी मॉनिटरिंग करते रहना। तो शहरी विकास मंत्रालय की छोटी इकाइयाँ क्या है? नगर निगम, नगर महापालिका, है ना, ये सब हैं जो छोटी इकाइयाँ हैं इसकी स्थानीय स्तर की। ये जो सभासद वगैरह है ये भी इलेक्टेड लोग हैं। देखिए हमारा जो सिस्टम है वो दो तरह से चलता है, एक होता है इलेक्टेड और एक होता है सेलेक्टेड। ठीक है। अब जो हमारा इलेक्टेड होता है छोटे स्तर पे वो सभासद हो गया शहरी विकास में, और जो सेलेक्टेड होता है हमारा यानी जो नौकरी कर रहा है, जो पढ़ाई करके कंपटीशन देके सेलेक्ट हुआ है, एक वो हो गया हमारा। और उसके पैरेलल एक इलेक्टेड होता है। यहाँ पे क्या है, एक प्रशासनिक व्यक्ति बैठा है तो एक उसके पैरेलल इलेक्टेड पर्सन नेता बैठा है। तो ये दोनों को जोड़ करके ही इनके प्रति जवाबदेही, इनके जरिए ही, छोटी इकाइयों के जरिए ही इसका एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो इसमें क्या किया गया, शहरी विकास मंत्रालय को जोड़ा गया। शहरी विकास मंत्रालय क्या करेगा, इसका अनुपालन कैसे करेगा? इसको निचली इकाई जो सभासद वगैरह हैं और सबसे नीचे के लोग हैं वहां तक जोड़ेगा। तो इसमें तमाम लोगों को जोड़ा गया है, खासतौर पे शहरी विकास मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय का क्या रोल है? जितनी भी बड़े बड़े व्यावसायिक भवन बनते हैं उनके व्यावसायिक हित होते हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग वाणिज्य मंत्रालय करता है। और कोई भी मंत्रालय है उसकी एक बिल्डिंग तो होती ही है, और उसके जो ऑफिसेज होते हैं तो उसको ईसीबीसी 2017 के अनुसार उनको बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब ये सब्जेक्ट अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे फिर पूछिए। आपके जो भी डाउट्स हो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।